हम लोगों ने कल पढ़ा था उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक है। तो हमने इसको बांटा था कितने में भागों में, 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल, इसके बाद आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। हमने इसकी डिफिनेशन बताया दिया हम आपको परिभाषा क्या होता है इसका प्रागैतिहासिक काल का, इनके बारे में लिखना पढ़ना है लोग नहीं जानते थे, ठीक है। इसलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण काल भी कहा जाता है। इसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। हमने बताया था उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल में जो साक्ष्य मिले कहाँ मिले थे, हमें कहा था कल हम लोगों से पूछेंगे कहाँ मिले थे। अच्छा आप लोग सही बताइए, घर गए थे पढ़े थे नहीं आप? ईमानदारी तो बताइएगा। हाँ जी, घर गए थे आप लोगों ने तो उस नोट्स को खोला था कि नहीं? तो इससे बेहतर हम ऐसे बोलते हुए चले जा रहे थे, लिखाने क्या जरूरत है? हाँ जी, क्या था? 3 जगह बताया था मैंने पूरा पाषाण काल का। कौन कौन बताया था मैंने आपको? प्रयागराज बताया था। क्या था आपका? प्रयागराज की क्या था? बेलन घाटी था। दूसरा क्या था आपका? सोनभद्र की सिंगरौली घाटी। और तीसरा क्या था? चंदौली का ठीक है, याद रहेगा ना? इस तरह भूलेगा ना 4 बनाने पर, तो भूलिएगा नहीं, इस तरह पूछेगा। मध्य पाषाण काल में क्या था? मध्य पाषाण मैं कह रहा हूँ, ऐतिहासिक नहीं, मध्य ऐतिहासिक नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैथुल का यूज किया जाता और स्मूथ पत्थर यूज किया जाता, ठीक है। और ये संक्रमण काल था। ये इसमें कौन कौन से मिले थे हमें साथ? कहाँ उत्तर प्रदेश से? ठीक है, मिर्जापुर का था और प्रतापगढ़ का था और प्रयागराज भी था। तो पानी मांडो, ठीक है, प्रयागराज का तो पानी मांडो। मिर्जापुर का कौन कौन 3 जगह था लिखाया था मैंने? मोरहानी की पहाड़ी और बघई खोर, और तीसरा क्या था? लेसिया था, ठीक है। प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा, ठीक है। ये आपका मध्य पाषाण काल का था। ध्यान रखेंगे आप लोग, जब लिखते समय एक फ्लो में लिखेंगे तो पूछेगा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बताइए। तो हम प्राचीन इतिहास से लेकर चलेंगे मॉडर्न तक। कहां तक चलेंगे? वहां ब्रिटिश काल तक, ठीक है। अपना लिखते हुए आराम से चल जाएंगे एक फ्लो में, ज्यादा कुछ नहीं। किसी एक का पूछेगा पाषाण काल का तो हम लिखेंगे बहुत सारा, और सारे को एक साथ पूछेगा तो थोड़ा थोड़ा लिख के सबको समाहित करना है हमें। ऐसा कि नहीं सिर्फ हम इसको प्रागैतिहासिक काल को समाहित करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, सारा करना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन, यहाँ स्थायी बस्तियां शुरू हो गई थी, ठीक है। इसका कौन कौन से स्थान मिले हैं हमारे यहाँ? कोल्डियामा और मागड़ा और पंचोम, ठीक है। ये था आपका इलाहाबाद से, ये भी था प्रयागराज से, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे आदि ऐतिहासिक काल में। इसके बाद क्या था? इसमें 2 जगह था, 2 भागों में डिवाइड किया था हम लोगों ने, एक हड़प्पा और दूसरा क्या था? वैदिक काल था। तो हड़प्पा में क्या था हम लोगों ने बताया था? आलमगीरपुर और आप लोग भूल रहे हैं, और
मांडी कहाँ का था वो? मांडी मुजफ्फरनगर का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इन जगहों का नाम ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद वैदिक काल आता है। क्या आता है? वैदिक काल। जो हमने बताया था कि जो आर्य लोग आए थे वो सब सैंडविच क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? पंजाब वाले एरिया में रहते थे। बाद में क्या हुआ? सरस्वती का लुप्त था ऊपर से, और क्या थी ये चीजें? लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो लोगों ने क्या किया? आर्य लोगों ने फिर पूर्व की तरफ क्या हुआ? प्रवास किए वहां पर। वहां आने के बाद इसलिए जब पूर्व की तरफ आए तो इनको पहले ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जब ये प्रवास करते हैं तो वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं, उसके पहले वो ऋग्वैदिक काल में आते हैं। ठीक है, जब आ गए तो यहाँ पर क्या हुआ? लोहे का विकास हो गया था, लोगों हर घर घर में पहुंच चुका था, और वहां पर क्या हुई? अच्छे से जब स्थायी बस्तियां हो गई, वहां पर रहना खाना शुरू हो गया, और नगरों का क्या हुआ? विकास हो गया। ठीक है, तो नगर प्रथम नगर का काल इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आर्यों के द्वारा जो था यहाँ पर प्रथम नगर का। बाद में वो विकास होते होते क्या होता है? फिर द्वितीय नगरीकरण होता है। जो 16 महाजनपद होते हैं भारत में। कितने? 16 महाजनपद। जिनमें से कितना उत्तर प्रदेश में है? 8 उत्तर प्रदेश में है। 8 का नाम आप लोगों को याद है? कौन कौन सा? और देखिए, याद होना चाहिए सबको। ठीक है, पूछा था एग्जाम में, ये 16 महाजनपद में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 8 में से कोई भी 3 दे देगा, एक बाहर का दे देगा, तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको काशी, कौशल, कुरु, चेदी, पांचाल, मल, ठीक है, सूरसेन, ठीक है, ये आपका 16 महाजनपद है। इसके बाद वैदिक काल से क्या होता है? इन जनपदों का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ में आया नहीं आप लोगों को? ये चार्ट पूरा समझ में आ रहा है नहीं? तो आप लोगों को अगर इतिहास के बारे में लिखने के लिए कहा जाए लिख सकते हैं नहीं? ठीक है, मैं नहीं याद कर लीजिएगा, जो पाषाण काल का है ये यहाँ पूछा चाहिए प्रीवियस के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? देखिए, 6वीं शताब्दी में ये हुआ था जब बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय, क्या होता है? अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद के साक्ष्य मिलते हैं। कितने? 16 महाजनपद के। और इसके बाद जैन धर्म का भगवती सूत्र आता है। क्या होता है जैन धर्म का? भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का मिलता है वर्णन। ठीक है, तो इन 2 ग्रंथों से ही हम इन 16 महाजनपदों का वर्णन करते हैं। ठीक है, जनपद क्या होता है? जनपद किसी क्षेत्र के मतलब ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विकास को ही क्या कहते हैं हम लोग? जनपद कहते हैं, जो तो उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र 2 ग्रंथ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ये अंगुत्तर निकाय और ये भगवती सूत्र किससे? धर्म से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना आपका। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से और आपका जैन धर्म से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक आ गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य जनपद के बाद, फिर देखेंगे हम लोग गुप्त वंश। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते हुए आगे निकलेंगे। गुप्त के बाद क्योंकि देखो मौर्य के आने के बाद ही क्या होगा? मौर्य में आने के बाद मौर्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद कौन आते हैं? बिंदुसार आते हैं। उसके बाद अशोक के आने के बाद हमारे प्रदेश में या देश में स्तूपों की स्थापना शुरू हो गई थी। ठीक है, क्या हुआ था? स्तूपों की स्थापना शुरू हो गई थी। उसके बाद वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं गुप्त काल में। गुप्त की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वगैरह आते हैं। ठीक है,
तो वहां पर उनके गुप्त काल में भी हमें मंदिरों के निर्माण की, जैसे भीतरगांव का मंदिर हो गया, दशावतार का मंदिर हो गया, वो सब हमें वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कौन आया था, किसका गुलाम था वो? मोहम्मद गौरी का था। उनके बाद कौन सा आता है? उनके बीच में एक आराम से आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में एक आराम से आते हैं। वो मतलब वो अच्छा खासा नहीं जाता, कुछ दिन जाता, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद कौन आता है? रुकनुद्दीन फिर हो जाता है। ठीक है, वो छोड़ देने के लिए जाता है। उसके बाद रजिया सुल्ताना आती है, जो मध्यकाल की पहली महिला शासिका थी। ध्यान रखना इस चीज का, पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं, बहराम शाह आते हैं। ठीक है, बहराम शाह के बाद मसूद शाह आते हैं, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन शाह आते हैं, फिर बलबन आते हैं, और बाद में तैमूरस के बाद फिर तौसीफाबाद लास्ट में आते हैं। ठीक है, वो आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। बलबन के बाद, गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश आता है। उसके बाद तुगलक वंश आता है, फिर उसके बाद सैयद वंश आता है, फिर उसके बाद आपका लोधी वंश आता है। यहां तक चलता है। इसके बाद फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। जब लोधी वंश आते हैं तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, प्रथम जीती, हाँ, 1526 में लड़ी जाती है। उसके बाद वहां से बाबर की स्थापना, मतलब अपने राज्य की स्थापना करते हैं और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो वहां भी देखेंगे बाबर के बाद कौन आते हैं? हुमायूं आते हैं। हुमायूं के बाद कौन आते हैं आपके? अकबर आएंगे। उसके बाद जहांगीर, जिन्हें सलीम भी कहा जाता है। उसके बाद आपके आएंगे, क्या कहते हैं, शाहजहां आएंगे। उसके बाद औरंगजेब। ठीक है, यहां तक चलता है ये आपका मध्यकाल का। ठीक है, मतलब आपका मिडिवल हिस्ट्री चलती है उनकी। तो इसके बाद हम लोग आते हैं आधुनिक हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, पूरा मुगल साम्राज्य क्या होता है, बिखर जाता है। फिर उसके बाद आते हैं, कौन आते हैं उत्तर मुगल काल में? मुअज्जम आते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट, फिर उसके बाद जहांदार शाह, फिर उसके बाद फर्रुख सियार आते हैं, फिर उसके बाद रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात आते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर जीती। ठीक है, फिर उसके बाद अकबर जीती। लास्ट में फिर आते हैं, कौन सा आते हैं? बहादुर शाह जफर आते हैं। ठीक है, ये तक चलता है। उसके बाद फिर 1757 की प्लासी का क्या होता है, लड़ाई लड़ी जाती है। फिर उसके बाद बक्सर की 1764 में लड़ी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, फिर उसके बाद अपना शुरू हो जाती है वहां से, फिर वहां से अपना ब्रिटिश काल का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके एक फ्लो में प्राचीन इतिहास से लेकर हम आधुनिक इतिहास तक जाएंगे। और एक छोटा सा मतलब गरीब बार है, मतलब 250 शब्द में पूछ रहा है या 150 शब्द में पूछ रहा है, इतने हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ आइए। चलिए अब लिखिए 16 महाजनपद। लिखिए 16 महाजनपद। ठीक है, महाजनपद काल में लिखिए 6वीं शताब्दी में छठवीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। जिसकी जानकारी 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय
अंगुत्तर निकाय लिखने आ रहा नहीं, और जैन धर्म के भगवती सूत्र, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय को, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसे द्वितीय नगरीकरण काल भी कहते हैं, इसे द्वितीय नगरीकरण काल भी कहते हैं। प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे जब आर्यों का आया था चीजों को लेकर हड़प्पा के समय, ठीक है, उसी टाइम हुआ था, ठीक है। हड़प्पा, हाँ वो टाइम हुआ था। उसके बाद में धीरे बढ़ते बढ़ते धीरे आते आर्यों के समय और भी क्या हुआ था, उसका विकसाव होता था, ठीक है। उसके बाद आगे दिए द्वितीय नगरीकरण की क्रांति हुई थी, ठीक है, ठीक है। 16 महाजनपद हो गया, तो 16 महाजनपदों के नाम लिख लीजिए। जैसे आप बना सकते हैं, ऐसे ये लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे जनपद लिख लीजिए, फिर ये ऐसे कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चारों तरफ लिख लीजिए आप, 8 बना लीजिए गोला करके, या कुछ ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है। काशी, पहला नंबर काशी। इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी, ठीक है। वहीं कोष्टक में वाराणसी डाल दीजिए। दूसरा लिखिए, कुरु, कुरु कुरु कुरु। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कहां पर है इंद्रप्रस्थ? दिल्ली के पास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला लिखिए पांचाल। इसकी 2 राजधानियां थी, ठीक है। पहला लिखिए इसमें अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। दूसरा कांपिल, फर्रुखाबाद में जो है, ठीक है। अहिच्छत्र कहां पर है? ये बरेली में है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, कांपिल, फर्रुखाबाद वाला, ठीक है। अगला कौशल। कभी कभी मिलान करने पूछ लेता है, एक तरफ आपके जनपदों का नाम दे दिया, एक तरफ आपकी राजधानी दे दी, उनको मिलान करने नहीं आता है, इसलिए इसको भी प्रिंस के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कौशल हो गया। इसकी श्रावस्ती, दूसरी साकेत, साकेत। अगला वत्स, वत्स, वह आधा तस, कौशाम्बी, अयोध्या। इसी में साकेत 2 रखी ना, बताया था आपको, कौशल की श्रावस्ती और साकेत 2 राजधानी। साकेत कहां पर? अयोध्या वाला, ठीक है। वश हो गया। चेदी, सुक्तिमती, सुक्तिमती, ये बांदा के पास है,
शुक्तिमती। अगला मल्ल। कुशीनगर। ठीक है, ये आपके 8 माह 7वां काट हुआ। कितना कौन सा सीखा, उसमें क्या क्या पढ़े बताइए आप लोग। अच्छा हाँ, सूरसेन। अगला सूरसेन। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि लिखने की जरूरत कोई पड़े तो लिख सकें आप लोग। फिर थोड़ा सा ये सारा एक लिखा दें। ठीक है, लिखिए काशी। इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसकी राजधानी वाराणसी। इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित थी। वरुणा एवं 80। वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित थी। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना राजा दियोदास ने की थी। राजा दियोदास ने की थी। दियोदास। काशी को अभिमुक्त क्षेत्र, अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। अभिधान, अभिधान भी कहा जाता है। काशी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। जो घोड़ों के व्यापार एवं सूती और रेशमी, घोड़ों के व्यापार एवं सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर
पार्श्वनाथ के पिता पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। अश्वसेन काशी के राजा थे। अगला क्या लिखा है? कुरु। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है। अब ये तो वहां पे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते रहते हैं, इसकी वजह से लगता है पवित्र स्थान माना जाता है। और वो मतलब विष्णु के मतलब जो धाम है वहां पर हुए अवतारों में से कौन सा अवतार क्या एक बड़ा अवतार का शिवलिंग है वहां पर, तो शंकर जी का है। ठीक है, इसी वजह से पवित्र माना जाता है। और बाकी वहां पर ऐसी चीजें हैं और बाकी जानकारी जैसे बताएंगे मुझसे हमारा। ठीक है, अगला कुरु। कुरु जनपद का विस्तार मेरठ मेरठ, दिल्ली, हरियाणा आदि क्षेत्रों में था। हरियाणा। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु में पहले राजतंत्र था। पहले राजतंत्र था। लेकिन बाद में यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना हुई। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना हुई। बुद्ध के समय कुरु का शासक कौरत्य था। कौरत्य था। कौरत्य। ठीक है, अगला क्या था? अगला क्या लिखा है मैंने? पांचाल। पांचाल बारे में लिखिए। पांचाल की उत्तरी राजधानी अक्षत्र थी एवं दक्षिणी राजधानी कामपिल्य थी। कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज नगर। कन्नौज को क्या कहते थे पहले? कान्यकुब्ज कहते थे। ठीक है, कान्यकुब्ज। हाँ, कान्यकुब्ज नगर जिसे कन्नौज। आगे लिखिए क्या करना आप लोगों को?
उससे कन्नौज लिख दीजिए आप लोग आगे उसके क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि पूछा था कानपुर को किसे कहा जाता था, तो कन्नौज को ही क्या कहते हैं, कानपुर कहते थे पहले। इसी महाजनपद में स्थित था द्रौपदी इसी पांचाल नगर की राजकुमारी थी, इसलिए इनका एक नाम क्या था, पांचाली था, ठीक है। अगला क्या है, कौशल। कौशल महाजनपद सरयू नदी द्वारा, कौशल महाजनपद सरयू नदी द्वारा, कौशल महाजनपद सरयू नदी द्वारा दो भागों में विभक्त थी। जिसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी कुशावती थी। कुशावती इसकी आधुनिक पहचान सहेत महेत से की जाती है। ये उसी का नाम जाता है सहेत महेत, नीचे रखिए सहेत महेत, ठीक है। इसी को आधुनिक में सहेत महत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रामायण काल में कौशल की राजधानी साकेत, साकेत थी। साकेत का अभी बताया कहां पर है, हाँ जी, अयोध्या से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अगला बताइए क्या था, बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ज्यादा ज्ञान लेने को घर पे बैठकर अभी इसको डीप जाइए डाल दीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, बस चल लिखिए। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। जो प्रयागराज के निकट यमुना तट पर स्थित है, जो प्रयागराज के निकट यमुना तट पर स्थित थी। यमुना तट पर स्थित थी।
मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण। मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसमें से 2 पुराण हैं। इनके अनुसार हस्तिनापुर के गंगा नदी में बह जाने के कारण, हस्तिनापुर के गंगा नदी में बह जाने के कारण कुरुवंशी राजा ने अपनी राजधानी कौशाम्बी स्थानांतरित की। कौशाम्बी स्थानांतरित की। इसी समय उदयन को बौद्ध धर्म की शिक्षा बुद्धुओं द्वारा कौशाम्बी स्थानांतरित की गई। इसी समय उदयन को बौद्ध धर्म की शिक्षा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दी गई। अगला क्या है? चेदी को ऋग्वेद में अत्यंत प्राचीन माना जाता है। चेदी ऋग्वेद में, वेद कितने हैं आपके? कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन माना जाता है। चेद की राजधानी सुप्तिमती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार चेद की एक शाखा कलिंग में थी, जिसका प्रमुख शासक खारवेल था। जिसका प्रमुख शासक खारवेल। अगला क्या है? मल्ल कहां पर है? कुशीनगर में है अपने, ठीक है, बगल में ही है। देखिए, मल्ल महाजनपद भी 2 भागों में विभाजित था। जिसमें एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा थी। पावा पहली थी कुशीनगर, दूसरे की पावा थी।
ये प्रारंभ में राजतंत्र था। लेकिन बाद में आगे चलकर गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, अगला क्या है? सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा किस नदी किनारे है? मथुरा। हाँ ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। काला नक्या उसमें कौन सा नाच था? उसमें कालिया था। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। के किनारे स्थित थी। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार सूरसेन यदुवंशी, सूरसेन यदुवंशी शासकों द्वारा शासित था। शासित था, ठीक है। यूनानी लेखकों द्वारा, यूनानी लेखकों द्वारा सूरसेन के लोगों को, सॉरी सूरसेन के राजा को, सूरसेन के राजा को सूरसेनाई, सूरसेनाई एवं यहाँ की राजधानी को मेथोरा कहा गया। मेथोरा कहा गया। मेथोरा से थाली, ठीक है। हो गया सारा सात, कितना वाट हो गया? अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। और आपकी इसकी क्या अक्षर प्रीलियम से क्या पूछेगा इससे रिलेटेड? आपको आपका एक तरफ दे देगा महाजनपद, एक तरफ आपकी कैपिटल दे देगा, उसको मिलान करने की देता है कभी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आठवां मतलब अभी तो मैंने 8 पढ़ा है, बाकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 16 पढ़ा दिया जाएगा। वहां पर पूरे भारत की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ना कि उत्तर प्रदेश की। वहां पर तो 16 महाजनपद की पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपका सबसे दक्षिण वाला अस्मक होता है, ठीक है। एक लोग बार बार पूछा जाता है, वो भी तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। इसके बाद हम पूछेंगे गणराज्य। क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग? गणराज्य। हमारे उत्तर प्रदेश यानी पूरे भारत में 10 गणराज्य थे, जिनमें क्या हुआ 7 गणराज्य हमारे उत्तर प्रदेश में है। कितने गणराज्य? 7 गणराज्य। होता क्या है? हाँ जी, जब किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आया तो इसको क्या किया जाता है? टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। हाँ, और कोई? हाँ जी, देखिए जैसे होता है, एक राजतंत्र होता है और एक गणतंत्र होता है। गणतंत्र में क्या होता है?
हाँ ये ठीक है, गणतंत्र में अनुमान मतलब वो नहीं होता है, लेकिन वहाँ के क्या हुआ, वहाँ उनका क्या होता है, चुनाव होता है, सिलेक्शन होता है, चीजों को ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये आधुनिक काल का गणतंत्र है। लेकिन प्राचीन काल के गणतंत्र में क्या अंतर होता है, वहां पर चुनाव नहीं होते थे, मतलब इलेक्शन मतलब मतदान नहीं होते थे। वहां पर एक समूह का होता था, कुछ लोगों के हाथ में भी सत्ता होती थी, लेकिन वो छोटे छोटे क्या होते हैं, गढ़ मतलब समूह होते थे, जो वहां पे राजा पर क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, ताकि वो अपना मनमानी ना कर सके। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो जिसमें आपका कपिल वस्तु का क्या है, शाक्य गणराज। दूसरा आपका क्या है, कुशीनगर का मल्ल गणराज। तीसरा आपका पिपली वन के मौर्य गणराज। कुशीनगर का मल्ल पिपली वन। मौर्य। रामग्राम के कोली गणराज। पावा के मल्ल गणराज। यशपुत्र के कालाम गणराज। कौन सा नीचे वाला, ये लिखा मैंने पिपली वन, ऊपर लिखा है। मौर्य क्या होता है, यानी मौर्य, ध्यान रखिएगा। मौर्य मतलब ये गोरखपुर एरिया में था, ये गोरखपुर का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या करें, हाँ बोलिए। ये गणराज मतलब यहाँ पर राजतंत्र नहीं था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये गुट था, उनके अंदर ही पूरी शासन व्यवस्था थी। ठीक है, समूह होते ना, छोटे छोटे समूह। जैसे होता है कि एक कमेटी नहीं खाई जाती है, क्या होती है, हमारी कमेटी होती है, कमेटी सारी डिसाइड करती है, तो ये डिसाइड नहीं करेगा। किसी भी चीज को डिसीजन लेना रहेगा, कोई भी मतलब होता है, जैसे कि किसी भी चीज का अगर जांच करनी होती है, क्या था वो, एक आदमी
नहीं कर सकेगा। एक आदमी के अंदर रहेगा तो अपनी मनमानी करेगा वो। यानी कमेटी गठित की जाती है 5 लोगों की, 6 लोगों की, 7 लोगों की। तो वहां एक छोटे छोटे गुट थे जो वो शासन करते थे, जो कुलीन तंत्र था, कुलीन के रूप में। ठीक है, अभिजात वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, वही लोग पूरे एरिया को क्या करते थे, शासित करते थे। राजा भी रहता था, लेकिन राजा उनसे क्या होता था, कंट्रोल में रहता था, अपने मनमानी नहीं कर सकता था। तो ये आपके इतने प्राचीन गणराज्य हमारे थे। तो देखिए, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, उस तरह भी लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं गोला भी करके। उत्तर प्रदेश की गणराज्य तीर चारों तरफ तीर निकाल के भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा नोट बनाएंगे। ठीक है, वैसा तरीके से बना के उसको लिखना रहेगा, ताकि एक बना लीजिए और पढ़ लीजिए। बनाने के बाद क्या हमने इसको बना लिया, अपना गणराज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन गणराज्य के बारे में बोलने लिखने कह दिया, 1.5 पत्र लिखने के लिए। तो आप क्या कहेंगे, गणराज्य का आपको एक मोटी मोटा आपको पता है 7 गणराज्य हैं हमारे। कितने गणराज्य हैं, 7। अब 7 के बारे में हमने पढ़ा है। तो जैसे कि अब मैं बता रहे हैं कि ये आपका पिपलीवानी आपका गोरखपुर एरिया का है। ठीक है, आपका कपिलवस्तु उस एरिया का, सिद्धार्थनगर एरिया का है। ठीक है, इसके बारे में अगर हमको लिखना रहेगा 1.5 शब्दों में, इन 7 को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, उसी को लिख के चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अभी हमने 8 महाजनपद बताया, 7 गणराज्य बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन गणराज्य में। अब है लिखिए गणराज्य, प्राचीन गणराज्य लिखिए। गौतम बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय भारत में, गौतम बुद्ध के समय भारत में 10 गणराज्य महत्वपूर्ण थे। कितने थे, भारत में बता रहे हैं 10 गणराज्य महत्वपूर्ण थे, जिनमें से 7 गणराज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित थे। इन राज्यों के, इन राज्यों में या इन गणराज्यों में राजनैतिक व्यवस्था, इन गणराज्यों में राजनैतिक व्यवस्था किसी राजा के अधीन न होकर गणतांत्रिक थी, गणतांत्रिक थी। लेकिन ये वर्तमान गणतंत्र से अलग थे। वही जहां प्रेजेंट टाइम जो गणतंत्र है, इससे वो क्या थे, अलग थे। क्योंकि जहां आधुनिक गणतंत्र में, क्योंकि जहां आधुनिक गणतंत्र में जनता सेम सेम
शासन करने हेतु अपने प्रभुत्व से चिंतित थी। चिंती है, अभी भी चिंती है, अपने प्रतिनिधित्व को, अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है या निर्वाचन करती है। लेकिन प्राचीन गणतंत्रों को कुलीन तंत्र या अभिजात कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र कहा जाना उचित होगा, क्योंकि यहाँ कुछ वर्गों के पास ही था। ठीक है, कुछ बड़े वर्ग जो अमीर थे, उनको तो ज्यादा संपत्ति थी, उन्हीं लोगों के पास वो गुड़ था, गढ़ था, उन्हीं के अंदर में था। ठीक है, क्या सीधा कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र कहना उचित होगा। गणराज्य का राजा, गणराज्य का राजा कार्यपालिका का निर्वाचन अध्यक्ष होता था। निर्वाचन अध्यक्ष होता था, लेकिन इनकी वास्तविक शक्ति गढ़ सभा में निहित होती थी। गढ़ सभा में निहित होती थी। गढ़ सभा में निहित होती थी। हाँ, जैसे होता है ना, वहाँ 28 लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो होता है लेकिन जो सदस्यों का भी होता है उसमें रोल, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ भी, लेकिन वो ज्यादा चीजें करता है, कभी भी नहीं निश्चित करता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक शक्ति एक कमेटी के अंदर होती है यहाँ पर। ठीक है, गणतंत्र में, और वही देखता है। ठीक है, ठीक है, इनका लिखिए महत्व एवं शासन प्रणाली। महत्व एवं शासन प्रणाली इनका, गणराज्यों का महत्व एवं शासन प्रणाली। ठीक है, इसका पहला बिंदु लिखिए, राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। लोकतांत्रिक थी। दूसरा पॉइंट, अधिकांश गणराज्य हिमालय की तलहटी में, अधिकांश गणराज्य हिमालय की तलहटी में स्थित थी। हिमालय की तलहटी वाले हिमालय की रीजन के स्थित थी। ठीक है, जैसे गोरखपुर का हो गया, गोरखपुर में 2 हो गया। ठीक है, इस तरह का हिमालय में ज्यादातर इसका था, साथ में 3-4 हिमालय में थी ज्यादातर। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, सर्वसम्मत से चयनित राजा को, सर्वसम्मत से चयनित राजा को, सर्वसम्मत से चयनित राजा को महासम्मत कहते थे।
महासम्मत कैसे थे? चुने गए सदस्यों के संगठन को, अगला पॉइंट, चुने गए सदस्यों के संगठन को परिषद कहते थे। परिषद कहते थे। प्रमुख सदस्यों की सभा, अगला पॉइंट, प्रमुख सदस्यों की सभा अष्टकुलक के नाम से जानी जाती थी। अष्टकुलक के नाम से जानी जाती थी। जहां पर आपने लिखा है ये सब जितने 7 गणराज, ठीक है, तो जो कपिल वस्तु का 7 गणराज है ये आपके सिद्धार्थ नगर में पाया जाता है। सिद्धार्थ नगर लिख लीजिए पोस्टर में उसके आगे, सिद्धार्थ नगर, पोस्टर में आगे क्या करना है, सिद्धार्थ नगर, पिपलिवनी गोरखपुर, पोस्टर आगे लिख लीजिएगा, पोस्टर वाला से पिपलिवनी गोरखपुर, कुशीनगर तो पता है, कुशीनगर में, ठीक है। पावा के मल्ल, ये आपका फाजिल नगर क्षेत्र में, पावा के मल्ल, फाजिल नगर, फाजिल फाजिल, ये सुसुमार वाला जो है आपके मिर्जापुर, सुसुमार के मध्य गणराज मिर्जापुर। क्या छूटा? ठीक है, मिर्जापुर में है। ये रामगराम वाला गोरखपुर में है, रामगराम के कोली गणराज गोरखपुर। ये केशकूट का गंगा यमुना द्वार क्षेत्र है, गंगा यमुना द्वार क्षेत्र, ठीक है। हो गया ना सारा? हाँ, क्या करें, क्या कह रहे हैं? गंगा यमुना द्वार क्षेत्र है, गंगा यमुना, हो गया। इसमें कुछ पूछना हो? आवाज नहीं आ रही है हमको, बहुत कम सुनाई दे रहा है। क्या एक लोग कोई बोले, एक लोग, ये जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम छोड़ रहे हैं इतना, इसलिए ताकि हमें अभी बहुत सारा हमको पढ़ना, अभी बौद्ध पढ़ना है, जैन पढ़ना है, फिर हमें मौर्य पढ़ना है, फिर गुप्त पढ़ना है, सब देखेंगे। इसलिए मैंने वो 8 वाला इधर भी मैंने छोड़ा है। इतिहास पढ़ाएंगे सर जब आपको, तो वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे आपके, ठीक है। अगर हम इसमें फंसे रह जाएंगे तो हमारा सिलेबस क्या होगा, छूट जाएगा यूपी का, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा कम करके ही कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपको दिक्कत में इसमें फंसे ना रह जाए। इनके बारे में भी लिखाना चाहते थे हम, रामगराम के बारे में, कपिल वस्तु के बारे में लिखाना चाह रहे हैं पूरा इस तरह से, लेकिन क्या होगा, वो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो उसको आप लोग पढ़िए। अगला देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म।
जबकि एक यूनिट में मतलब पहला देखा जाए तो इतिहास है, बस खाली लिख दिया गया उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताइए। अब पढ़ने लिखने कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को? लग गया 2 दिन। और भी अभी हम लोग अभी सल्तनत नहीं पढ़े हैं, मुगल नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है, ब्रिटिश काल नहीं पढ़े हैं अभी, तो मौर्य ब्रिटिश काल भी लग जाएगा इतना टाइम। इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, घर पे ही पढ़िए और यहाँ बताया जा रहा है इस तरह करिए, ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इन्होंने प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था? क्या कहा जाता है प्रथम उद्देश्य को? हाँ ठीक है, धर्म क्षेत्र पर्यटन कहा जाता है। सबसे अधिक मतलब जीवन का मतलब जहां बिताया, श्रावस्ती में या कौशल में? तो आप लोग घर पे एक बार जाइए, बौद्ध धर्म को क्या करना है? पढ़ के आना है, ठीक है। क्या करना है उसको? बौद्ध धर्म को पढ़ के आना है। देखिए इनका एक सिद्धांत था कि ये 4 माह क्या करते थे? 4 माह वर्षावास करते थे, यानी वर्षा के मौसम में क्या करते थे? ध्यान लगाते थे गुफाओं में रहकर। बाकी 8 माह क्या करते थे लोग? प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म की जो कहानी है, बचपन में ही उन्होंने अपने बच्चों के मतलब शादी के बाद क्या किया था इन्होंने? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद इन्होंने शादी के बाद अपने बच्चे को छोड़कर रात से बाहर निकल गए। उसके बाद इन्होंने इधर उधर भटका और फिर ज्ञान प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, उसके बाद इन्होंने अपना सारा चीज दिया। तो आप लोग इतिहास में पढ़िएगा, इतिहास में क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें आपका थोड़ा सा देख लेना है, आगे चल कर करना, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखिए इसमें, बौद्ध धर्म के उदय, बौद्ध धर्म के उदय, बौद्ध धर्म के उदय एवं विकास में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध का जन्म इस गणराज्य में हुआ था, सात के गणराज्य में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म सात के गणराज्य जो कौशल महाजनपद में स्थित थी। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का, इसीलिए बौद्ध धर्म का पालना, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है, इनके दिए इन्होंने, अगर लिखिए इन्होंने, क्या हुआ, क्या हुआ,
नेट बंद होगा या तो